आप लोग। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में अपना थर्ड चैप्टर जो है आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे आपकी बुक के अंदर यह चैप्टर एनसीईआरटी की जो पुरानी पब्लिश्ड बुक है उनमें नंबर 5 पे दिया गया है और इसका कंटेंट है व्हाई डू वी नीड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसे कि हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, यानी हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। यूनिकैमरल एंड बायकैमरल पार्लियामेंट यानी एक सदनीय और द्विसदनीय संसद विधायिका। फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद क्या काम करती है, उसकी शक्तियां क्या क्या है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के उसकी संसदीय समितियां कौन कौन सी है, क्या होती हैं। पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स यानी अधिकारी, संसद के अधिकारी कौन कौन से हैं, जिसमें कि स्पीकर अध्यक्ष जिसे कहते हैं, डेप्यूटी स्पीकर जिसे उपाध्यक्ष कहते हैं, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव। ये पद कौन कौन से हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आज के अपने इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ऊपर के 3 टॉपिक जो है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, एक सदनीय और द्विसदनीय विधानमंडल और संसद के कार्य, इन सब का अध्ययन हम अपने आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये बेटा एकदम से क्लियर बात है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर संसद नहीं होगी तो फिर कानून का निर्माण कौन करेगा। आपको बेसिक चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि संसद से तात्पर्य है विधायिका से। सरकार के 3 अंग होते हैं, सभी बच्चों को पता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और यह शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यवस्थापिका क्या काम करती है, कानून बनाने का। कार्यपालिका क्या करती है, उसे लागू करने का। और न्यायपालिका उन कानूनों को लागू करवाने में कार्यपालिका की मदद करती है। अगर कोई कानून लागू नहीं करता है, कानून सही है या गलत है, इसका निर्णय न्यायपालिका करती है। तो सबसे पहला जो अंग सरकार का इम्पोर्टेंट है वो है कानून बनाने का। कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। किसी देश या राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ही वह यंत्र होता है जो राज्य के उद्देश्यों या लक्ष्यों को अमली जामा पहनाता है। अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए सरकार शासन कार्यों को अपने 3 अंगों में बांटकर पूरा करने का प्रबंध करती है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन 3 अंगों में व्यवस्थापिका ही सरकार का सर्वोच्च अंग होता है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है सरकार के लिए कानून या विधि निर्माण का कार्य करना। अध्यक्षात्मक सरकार में तो विधायिका इस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करती है, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र में यह कार्य कार्यपालिका के साथ मिलकर किया जाता है। लेकिन यह बात सबसे अधिक महत्व रखती है कि प्रत्येक शासन व्यवस्था के निर्माण में कानून निर्माण का उत्तरदायित्व विधायिका के ही कंधों पर होता है। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ विधायिकाओं का भी विकास हुआ है। अब यहाँ बच्चों एक बात आई अध्यक्षात्मक और संसदीय, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम कार्यपालिका को देखेंगे कि कार्यपालिका किस प्रकार की है। पर यहाँ पर मैं आपको यह क्लियर करना चाहती हूँ कि क्योंकि जहाँ आप इसको इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादा ही अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा है कि संसद से हमारा तात्पर्य 2 सदनात्मक संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और लोकसभा हमारे देश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। तो लोकसभा क्योंकि संसद का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और लोकसभा में जीती हुई या बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है और अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और वो कार्यपालिका हो जाती है। तो कार्यपालिका का बहुमत कहाँ है, संसद में है। तो संसद कानून का निर्माण कर रही है, यानी व्यवस्थापिका कानून का निर्माण कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका ही कानून का निर्माण कर रही है। अब जैसे आप आज के रेफरेंस में इसे समझिए कि आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और किसान सड़कों पर बैठे हुए 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए। ये कानून किसने बनाया, अगर आप देखेंगे
तो इसको नजर में आपके क्या आएगा? ये कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया। परंतु इसके अंदर मेन रोल किसका था? इसमें मेन रोल कार्यपालिका का था। ठीक है, कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन है? देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, वो कार्यपालिका है। तो इसको समझ के रखिए कि इनडायरेक्ट रूप से जो कानून बनाने का काम किसको दिया गया है? व्यवस्थापिका को। परंतु व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का बहुमत होता है, इसीलिए कानून बनाने का कार्य कौन कर रहा है? व्यवस्थापिका की जगह कार्यपालिका कर रही है अप्रत्यक्ष रूप से। तो संसदीय हमारे यहाँ प्रजातंत्र है जहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक ही तरीके से काम करती है। फिर भी अब आप कहोगे कि तो व्यवस्थापिका का तो काम खत्म हो गया, पर हम आगे देखेंगे कि व्यवस्थापिका किस तरह से और दूसरे कामों के माध्यम से और कानून निर्माण में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, व्यवस्थापिका का संगठन। यहाँ पर हम देखते हैं कि संगठन से तात्पर्य कि व्यवस्थापिका किस प्रकार की है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। कई देशों में व्यवस्थापिका एक सदनीय होती है और कई देशों में द्विसदनीय। जिन देशों में एक सदन है उस देश की व्यवस्थापिका एक सदनीय व्यवस्थापिका, तथा जहां व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं उसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका की संज्ञा दी जाती है। जहां पर दो सदन है उनमें से एक को निम्न सदन और दूसरे को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। भारत, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि सभी देशों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जबकि चीन, पाकिस्तान, रोडेशिया, तुर्की, पुर्तगाल आदि देशों में एक सदनीय विधायिकाएं हैं। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है और 1 मार्क क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक सदनीय व्यवस्थापिका में क्या होता है? जिस देश में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है। यह पद्धति आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है। इस पद्धति के समर्थकों का कहना है कि लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है और उसका प्रतिनिधित्व केवल एक ही सदन द्वारा होना चाहिए। आज यूनान, यूगोस्लाविया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की आदि देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं। यहाँ बच्चों आपको एक चीज और मैं समझाना चाहूंगी कि भारत के अंदर जैसे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में 5 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है और बाकी राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में विधानमंडल है, विधानसभा है, वो एक सदनात्मक है। और आपसे लगा हुआ एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, वहां पर 2 सदन है। ठीक है, तो आप लोगों को एक ये प्रश्न जरूर नोट करना है कि किन किन राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये एक मैप का प्रश्न आपके बुक के अंदर बनता है, तो आपको ये मैप के अंदर नोट करना होगा। अब एक सदनीय विधायिका के पक्ष में तर्क। एक सदनीय व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत की समर्थक है। इसके समर्थकों का कहना है कि संप्रभुता की अभिव्यक्ति जनता की इच्छा से होती है, जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका द्वारा ही होता है। यह संप्रभु की इच्छा अखंड या विभाजित होती है, इसलिए इसका प्रतिनिधित्व एक सदन में ही होना चाहिए। यानी लोग ये कहते हैं कि जनता की इच्छा एक ही सदन में व्यक्त हो जाती है, 2 सदनों की कोई जरूरत नहीं है। एक सदनीय व्यवस्थापिका में उत्तरदायित्व सुनिश्चित रहता है। इसमें उत्तरदायित्व का 2 सदनों या 2 स्थानों पर विभाजन नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि ये काम एक सदन करेगा, ये काम दूसरा सदन करेगा, तो इस तरह की बातें इसके अंदर नहीं आती। फिर यह सार्वजनिक हित के अनुकूल है। द्वितीय सदन तो धनवान वर्गों का पोषक है, क्योंकि अनेक राज्यों में जहां पर पहले राजतंत्र था वहां अब प्रजातंत्र लगा दिया। फिर भी क्या किया गया कि एक सदन ऐसा रखा गया जहां पे पुराने राजाओं महाराजाओं, जैसे ब्रिटेन का ही देख लो, ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड है जो उच्च सदन कहलाता है। वहां पर पुराने वंशानुगत आधार पर जो लॉर्ड्स हैं उनको सदस्यता दी जाती है। और इसी तरीके से ये माना जाता है क्योंकि वो सदन निर्वाचित नहीं होता, मनोनीत होता है, तो उसमें वंशानुगत आधार पर या दलों की इच्छाओं के आधार पर या ऐसे नेताओं को, जैसे हमारे यहाँ भी 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, तो नॉमिनेशन के अंदर आप जिसको श्रेष्ठ मानते हो वही श्रेष्ठ हो गया, जनता का उसमें रोल नहीं होता। और फिर क्या कहते हैं कि एक सदनीय, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि एक सदन होने से समय और धन की बचत होती है। दोनों सदनों में पाए जाने वाले गतिरोध जो है वो उनकी भी संभावना नहीं रहती, कोई आपस में कोई बाधा नहीं होती, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाना पड़ता, आपस में कोई मनमुटाव नहीं होता, जो द्विसदनात्मक विधानमंडलों में होता है। अब देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका,
तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की परंपरा जो है वो ब्रिटेन की देन है। सबसे पहले ब्रिटेन में संसद के 2 सदन विकसित हुए। बाद में सभी प्रजातंत्रीय देशों ने ब्रिटेन के प्रतिमान का यानी मॉडल का अनुसरण करते हुए द्विसदनीय विधायिकाएं बनाई। प्रत्येक देश में निम्न सदन जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है और उच्च सदन जनता की कुछ विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने के कारण निम्न सदन उच्च सदन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि प्रजातंत्र है तो वही सदन शक्तिशाली होगा ना जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आज विश्व के अनेक देशों में द्विसदनात्मक विधायिका की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। भारत, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी देशों में द्विसदनात्मक विधानमंडल चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह काम भी कर रहे हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क, क्या क्या तर्क है, क्यों द्विसदनीय व्यवस्थापिका अच्छी होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, पहला सदन दूसरे सदन की निरंकुशता पे रोक लगाता है। दूसरा सदन अगर अविचारपूर्ण या जल्दबाजी से कोई कानून बना ले तो पहला सदन उसे रोक सकता है। दूसरा सदन पहले के समय की बचत करता है। दूसरा सदन विशेष हितों और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है। दूसरा सदन स्थायी है। ये हम आगे देखेंगे कि राज्यसभा किस तरीके से एक स्थायी सदन है। आप लोगों को पता ही होगा कि राज्यसभा जो है उसमें 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और बाकी वो सदन हमेशा काम करता रहता है। दूसरा सदन संघात्मक राज्यों के लिए अनिवार्य, यानी जहां पर संघ होते हैं तो संघ में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कहां पर होगा, तो वो दूसरे सदन में होना होता है, तो जरूरी है। फिर पहले सदन के कार्यों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में कार्यपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है। दूसरा सदन योग्य व्यक्तियों का सदन कहलाता है और इसको एक ऐतिहासिक समर्थन भी प्राप्त है। तो ये सारे लॉजिक दिए जाते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में। फिर द्विसदनीय विधायिका की विपक्ष में तर्क, यानी विपक्ष में क्या होता है कि क्या क्या उससे कुछ कमियां भी रह जाती है। तो दूसरा सदन समाज के दूसरे मत का अभिव्यक्त होने के कारण समाज में विभाजन की प्रकृति पैदा कर देता है। यह व्यवस्था संप्रभुता की धारणा के विरुद्ध है, क्योंकि संप्रभुता की अभिव्यक्ति जनता की इच्छा में प्रकट होती है। उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करने में निम्न सदन ही पर्याप्त है, इसीलिए उस इच्छा को बांटना अनुचित है। ऊपरी सदन व्यर्थ या शरारती दोनों है। यदि वह निम्न सदन के प्रत्येक बिल को पास कर देता है तो वह व्यर्थ है, और यदि उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है तो वह शरारती है, यानी वो ऑब्स्टेकल ला रहा है। तो कई बार क्या होता है कि दोनों ही स्थिति के अंदर उसे गलत माना जाता है। निम्न सदन में कानून सोच विचार के बाद ही पास होते हैं। द्विसदनीय विधायिका के समर्थकों का यह मानना गलत है कि एक सदन में कानून सही नहीं बन पाता। कानून बनने से पहले बिल के कई वाचन होते हैं और उचित प्रक्रिया से गुजरकर ही वह कानून का रूप लेता है। तो ये कहते हैं कि दूसरा सदन होना व्यर्थ है, कई लोग उसको नकार देते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो आता है वो ये आ जाता है कि विधायिका या व्यवस्थापिका के कार्य व भूमिका, यानी क्या कार्य करती है व्यवस्थापिका और विधायिका, क्या काम करती है। यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। तो विधायिका या कानून निर्माण, सबसे पहला काम कानून निर्माण का कार्य है। आधुनिक समय में आधारभूत संवैधानिक कानूनों को छोड़कर शेष सभी तरह के कानून विधानमंडल या व्यवस्थापिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। जन इच्छा का प्रतिनिधि होने के नाते जनमत की मांगों व दबावों को कानून का रूप देना विधायिका का प्रमुख कर्तव्य बनता है, यानी जो जनता की इच्छा है उसे कानून का रूप देने का काम व्यवस्थापिका करती है। फिर दूसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि कार्यपालिका को वो नियंत्रित करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना विधायिका का प्रमुख कार्य है। संसदीय शासन प्रणाली में यह नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का चुनाव उसके द्वारा ही किया जाता है और वह उसके प्रति उत्तरदायित्व, यानी हमारी जो कार्यपालिका, हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका द्वारा नियंत्रण के अनेक साधन है। कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे के सारे प्रस्ताव हैं जिन्हें प्रयोग करके लोकसभा मंत्रिमंडल को अर्थात कार्यपालिका को नियंत्रित रखती है। इसमें व्यवस्थापिका धन की मांग को अस्वीकार करती है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत नीति, प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके भी नियंत्रण में रखती है। न्यायिक कार्य, व्यवस्थापिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। कौन से न्यायिक कार्य है?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सब के ऊपर अगर कोई अभियोग लगाया जाता है तो उसे महाअभियोग कहते हैं। तो उसका निर्णय, उसकी सुनवाई सबसे पहले संसद में की जाती है। तो ये जो कार्य है ये उसके न्यायिक कार्य कहलाते हैं। फिर है वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका वित्तीय कार्य भी करती है। तो वित्तीय कार्य क्या है? धन विधेयक, धन का नियंत्रण किसके हाथ में? जनता के हाथ में। जनता के प्रतिनिधियों को ये सौंपा गया है। तो धन का कंट्रोल में करना, बजट पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक देश में राष्ट्रीय वित्त को सही ढंग से खर्च करने के लिए सुव्यवस्था व्यवस्थापिका ही करती है। वास्तव में धन ही किसी राजनीतिक व्यवस्था व समाज का आधार होता है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो राजनीतिक व्यवस्था पर आने वाले संकटों को कोई नहीं बचा सकता। मेडिसन ने लिखा है, जिसके पास वित्तीय शक्ति है उसी के पास वास्तविक शक्ति है। यानी पैसा नहीं है तो कोई पावर नहीं है। प्रजातंत्रीय देशों में वित्तीय शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था विधायिका के निम्न सदन को सौंपी गई है। हमारा निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उसकी स्वीकृति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। कोई नया कर लगाना हो, अनावश्यक करों को समाप्त करना हो तो ये भी काम व्यवस्थापिका करती है। और वित्त विधेयक हमेशा निचले सदन में यानी हमारी लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। फिर संविधान संशोधन का काम, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि संसद के दोनों सदन इसके लिए बराबर रूप से उत्तरदायी हैं। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो दोनों सदन ला सकते हैं और दोनों सदन इसमें संशोधन के लिए बराबर अधिकार रखते हैं। और 3 तरह से संशोधन होता है, ये आपने पढ़ा ही था। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से और संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा, मंत्रिपरिषद, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव संसद करती है। रूस में सुप्रीम सोवियत ही कार्यपालिका के सदस्य तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। इंग्लैंड तथा भारत में निम्न सदन यानी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? खुद लोकसभा ही करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई पदों के लोगों को चुनने का काम भी संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये उसका निर्वाचन संबंधी कार्य कहलाता है। अगला कार्य विमर्शात्मक कार्य, यानी कोई भी कानून तभी लोकप्रिय होता है जब वह व्यापक सूझबूझ व विचार विमर्श से निर्मित हो। अब हमारे यहाँ तो लोकप्रिय क्यों हो रहा है? क्योंकि बिना विचार विमर्श और सूझबूझ के कानून बना दिए गए, तो जबकि उसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए व्यवस्थापिका अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श करती है। व्यवस्थापिका अपने हितों, दृष्टिकोणों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले का सभा स्थल है। इसमें सार्वजनिक विषयों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में व्यापक विचार विनिमय होता है। इसमें शासन संबंधी सारी बातों पर आवश्यक विचार करके ही निर्णय किया जाता है। अपना कार्य सही ढंग से करके वास्तव में व्यवस्थापिका उचित व्यवस्थापन का कार्य करती है। इस कार्य को करने में व्यवस्थापिका की समितियां उसका पूरा सहयोग करती है। यानी मेन बात यह है कि चर्चा का स्थल है जो हमारी संसद है, वहीं पे सारे लोग जो है वो अपने अपने विचार, अपने हित, अपनी सारी समस्याओं को रख सकते हैं, अपने अपने एरिया की समस्याओं को रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो संसद है वो विचार विमर्श का सदन है। फिर अन्य कार्य और दूसरे काम कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे काम जो है वो संसद करती है। जैसे लोकमत का निर्माण करती है। लोकमत का मतलब क्या होता है? विचारधारा का निर्माण संसद करती है। संसद में जो नेता जो बातें बोलते हैं, जो आदर्श बोलते हैं, उन्हीं आदर्शों को जनता फॉलो करती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग जनता की सोच बनती है कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। जनमत को शिक्षित करती है कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए। जनता की शिकायतें दूर करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखती है, प्रतिनिधित्व करती है, हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण करती है, राजनीतिक सामाजिकरण तथा पर्यवेक्षण व निगरानी संबंधी कार्य भी आज विधायिका को ही करने पड़ते हैं। ये कार्य संसदीय देशों में तो व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण कार्य बन जाते हैं। इसी कारण फेडरिक ने लिखा है, आधुनिक समय में एक प्रतिनिधि सभा का मूल कार्य कानून निर्माण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आम जनता की राजनीतिक शिक्षा, प्रचार करना तथा विभिन्न मतों, विचारों और मतभेदों का एकीकरण करना है। यानी कानून निर्माण तो सारे प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। आप कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कानून निर्माण है प्रत्यक्ष रूप से जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे, वही कानून ड्राफ्टिंग भी वही करते हैं, वही सुझाव देते हैं कौन सा काम कैसे होना चाहिए।
हाँ, ये बात अलग है कि व्यवस्थापिका के जो हमारी सरकार है वो अपनी विचारधारा बताती है और उस विचारधारा के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण किया जाता है। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो हमारी संसद और हमारे नेता करते हैं वो करते हैं जनता की सोच को तैयार करते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, उन्होंने संविधान बनाया, तो संविधान के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे देश की जनता की सोच बनाई कि हमें कैसे रहना है, क्या गलत है क्या सही है। और आज जैसी हमारे नेता है वैसी सोच हमारे देश की जनता की बनेगी। जो सोच में परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे नए लोग आएंगे तो सोच में परिवर्तन भी होगा। तो जनमत का निर्माण करने का काम हमारी संसद करती है। तो आज के आपने टॉपिक में क्या क्या समझा? आपने समझा कि संसद क्यों जरूरी है, आपने समझा कि संसद कितने प्रकार की होती है, विधानमंडल विधायिका कितने प्रकार की है, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक, और कौन सी किसके पक्ष में तर्क भी देखे, विपक्ष के तर्क भी देखे। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने किया कि विधायिका क्या क्या काम करती है, तो ये काम वाला प्रश्न जो है ये आप कॉपी में नोट करें कि विधायिका के कार्य क्या हैं। ठीक है, और अगले जो वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर के आगे की कुछ चीजें देखेंगे। हम देखेंगे हमारी संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी शक्तियों में क्या अंतर है। और दूसरा हम देखेंगे संसदीय सचिव, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, अध्यक्ष और संसदीय समितियां। ये चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।